तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन टू मतलब रिलेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो अगर आपको पोटेंशियल की इक्वेशन दे दी है तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल की इक्वेशन दो तरीके से दी जा सकती है। या तो पोटेंशियल की इक्वेशन आपको दी जा सकती है एक्स में, वाई में और जेड में। कोई एक फंक्शन आ जाए आपके पास एक्स या वाई या जेड का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में। एक्स एक्सिस में उसको मैं लिखता हूँ ई एक्स वैक्टर, प्लस वाई डायरेक्शन को मैं बोलता हूँ ई वाई वैक्टर, प्लस जेड डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ ई जेड वैक्टर। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई एक्स, ई वाई, ई जेड के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो जो ई एक्स होगा वो कितना होगा, ई एक्स होगा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी with respect to x, partial differentiation of b with respect to x I cap। हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पोटेंशियल से तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन में आप देखोगे कि यहाँ तो x में, y में, z में तीन तीन अननोन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले डिफरेंशिएशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस केस में y और z कांस्टेंट की तरह हम लेंगे उनको। उससे आपका क्या आ जाएगा, ई एक्स वेक्टर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालना है, तो आप करोगे माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। मतलब आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे x एंड z कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट की तरह। और फिर आप जब z कंपोनेंट निकालोगे ई जेड वेक्टर, तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। मतलब आप यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में किया है, मतलब x और y क्या हो जाएंगे आप, कांस्टेंट। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ई एक्स, ई वाई, ई जेड निकाल लोगे और फिर आप ई वेक्टर लिख लोगे। कैसे ई वेक्टर बराबर हो जाएगा, तीनों को एक साथ लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया जब अपने को क्या दिया है, पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फंक्शन में दिया है। कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देखोगे कि पोटेंशियल आर के फंक्शन में भी दिया होता है। पोटेंशियल दिया होता है एज ए फंक्शन ऑफ आर, रेडियल वेक्टर। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। इसमें आप आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डेल वी अपॉन डेल आर, आर कैप, इस तरीके से। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। जैसे मान लो, अच्छा वैसे एक बात बताओ, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है? तो इस सवाल में आपका जो पोटेंशियल है वो एक्स, वाई और जेड में इस तरीके से वेरी कर रहा है, और आपको इससे, इस पोटेंशियल से एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाला पोटेंशियल आया होगा। रिलेशन तो हम जानते ही हैं, v बराबर होता है माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी एस वेक्टर, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं जैसा भी सीखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे ई एक्स वेक्टर। ई एक्स वेक्टर कैसे होगा, माइनस ऑफ डेल वी, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें वाई और जेड क्या हो जाएंगे, एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वैसे यहाँ पे वाई और जेड को ट्रीट किया जाएगा। चलिए, तो मैं निकालता हूँ ई एक्स वेक्टर। ठीक है, तो एक माइनस है फॉर्मूले में, वो माइनस तो लगा देते हैं और अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना, हम करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले 4x स्क्वायर का करेंगे, तो यहाँ पे तो x ही है, x ही है यहाँ। तो ये हो जाएगा, दो आगे आके आ गया 8x प्लस 6y। अब 6 भी कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0।
प्लस 8z, ये भी हो जाएगा 0, प्लस 10z² बाई, इसमें x ही नहीं है, मतलब पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, तो 0। तो ये आ गया -8x आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया। अब चलते हैं y की तरफ, तो y निकालेंगे। तो अपना क्वेश्चन है ये रहा। हाँ जी, तो इसमें आप करोगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि x एंड z हो जाएंगे कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपने 4x² का किया, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस लगाना है, 0 प्लस 6y का हो जाएगा 6 प्लस 8z का हो जाएगा 0 प्लस 10z² y में y के रिस्पेक्ट में करें तो 10z² हो जाएगा कांस्टेंट, y का हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन माइनस 6 प्लस 10z² जे कैप, और लास्ट में z वेक्टर, z के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 प्लस 0 प्लस 8, सॉरी हाँ 8, 0 प्लस 0 प्लस 8, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में करा तो 8z का हो गया 8, और 10z² y, तो 10y तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और 2z तो कितना हो गया 20yz। तो आप इसको लिख दोगे तो ये हो गया -8 प्लस 20yz के कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप चाहो तो इसे पूरे को एक साथ लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर, माइनस बाहर ले लो, 8x आई कैप प्लस 6 प्लस 10z² जे कैप प्लस 8 प्लस 20yz के कैप। फिर आपसे कोई पूछ ले कि x बराबर 1, नहीं कोई कोऑर्डिनेट देते जैसे 1, 2, 3, इस कोऑर्डिनेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z के, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में रख देने हैं, सॉल्व कर लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट पर। तो बड़ा ही आसान सा है ये। तो यहाँ पे फील्ड से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो फील्ड बराबर होता है, सॉरी पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डीएस वेक्टर होता है dx आई कैप dy j कैप, मतलब तीनों डायरेक्शंस में। ठीक, तो यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरीके से कांस्टेंट मतलब उसमें कोई भी x और y और z का कोई भी x y z के टर्म ना आए, जैसे केवल इतना आ जाए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका पोटेंशियल निकालना है तो निकाल देते हैं ई डॉट डी आर करके, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, v बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप, 4k कैप है भाई ये, k कैप डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, -2dx माइनस 3dy माइनस 4dz। अच्छा, कुछ अगर लिमिट दे दे कि भाई यहाँ पे तो चलो पोटेंशियल की इक्वेशन निकालनी है, तो इससे इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन आपको पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, बी बी माइनस वी ऐसे कुछ, कि भाई ए कोऑर्डिनेट दे दिया, बी कोऑर्डिनेट दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल फाइनल लिमिट यहाँ पे लगा सकते हो, तो उससे डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, -2x माइनस 3y माइनस 4z। सर प्लस में होगा, ठीक, प्लस में 4z। इस तरीके से पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई। तो ये पोटेंशियल इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रिलेटेड पोटेंशियल। अब दूसरे तरीके का सवाल क्या आ सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, पर वेरिएबल किस तरीके से हो कि जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे आई कैप की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्स के टर्म में ही वेरिएबल हो, जैसे x² आई कैप प्लस
2y जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। जैसे मतलब आई कैप में एक्स में वेरिएबल है, जे कैप में वाई में वेरिएबल है और के कैप में जाओ तो जेड में वेरिएबल है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप उस डायरेक्शन में वो उसी के ऊपर वेरिएबल है, उसी के टर्म में वेरिएबल है। तो इस केस में आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें भी आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ई डॉट डी आर करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इस बार, है ना। ई डॉट डी आर करना है तो ई वेक्टर तो ये हो जाएगा, फिर डी एस वेक्टर आप क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स का आई कैप का आई कैप हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z क्यूब dz, ये बन जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी अगर आपको डिफरेंस निकालना हो और आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2,3 पे एक पार्टिकल था, वहां से चार्ज था, मतलब चार्ज को यहाँ से एक दूसरे कोऑर्डिनेट बी पे ले गए जैसे 2,3,4, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ लिख दो 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 4, इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो उस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस Z4/4। तो ये यहाँ से पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई। तो ये भी सिंपल है। तो दो तरह के हो गए यहाँ पे, एक तो जब पूरा तरीके से कांस्टेंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब दूसरा वेरिएबल हो लेकिन जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेरिएबल है। और थर्ड सबसे अलग, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का हो, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आप जा रहे हो आई कैप में और फंक्शन आ रहा है वाई का, मतलब आई कैप में जाने पर वाई के हिसाब से वेरी कर रहा है और जे कैप में जाने पर एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी देखना, यहाँ पे हमको वी निकालना है, पोटेंशियल की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे आप निकालोगे v बराबर, सेम लिखोगे माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाई ई वेक्टर आप लिखोगे यहाँ पे वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो यहाँ जाके हम अटक गए, क्यों अटक गए कि यहाँ y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ x का फंक्शन है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जब तक कि हमें पाथ की इक्वेशन ना मिले। पाथ की इक्वेशन मतलब y और x में रिलेशन ना मिले, y और x बराबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, y और x में रिलेशन ना मिले, तब तक हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्या इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हैं जब तक y की इक्वेशन नहीं मिले। जब तक y की इक्वेशन नहीं मिले x के टर्म में, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल तो दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड हो ही ना, तो इसके लिए तो पोटेंशियल फिर डिफाइंड ही नहीं होगा। कई बार ऐसा सवाल भी तो आ सकता है कि बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पोटेंशियल डिफाइंड होगा, मतलब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो क्या जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो कंजर्वेटिव फील्ड की है या कोई नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसका पता लगाने का तरीका देखो, वही मैंने तीन तरीके से सवाल कराए कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से कांस्टेंट है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त हमें पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन निकालते टाइम पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी सिर्फ कांस्टेंट आए, कांस्टेंट, तो वो कंजर्वेटिव होगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आए कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहां पे उसी में वेरी कर रहा है, जैसे आई कैप में जा रहे हो तो एक्स में वेरी कर रहा है, जे में जा रहे हो तो वाई में कर रहा है, के में जा रहे हो तो जेड में कर रहा है, तो भी वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। लेकिन अगर इस तरीके से आए कि जब आई में जा रहे हो तो वाई में वेरी कर रहा है, जे में जा रहे हो तो एक्स में वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे आप जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इस केस में कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा, बताओ। इस केस में ये कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। मतलब इस केस में अगर कंजर्वेटिव होगा तो ही हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट है वो केवल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही होता है।
अगर ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो इसके लिए फिर पोटेंशियल तो आ ही नहीं सकता। तो अब क्या करें, कैसे पता लगाएं कि इसका हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, मतलब इस ये डायरेक्टली तो नहीं हो रहा इंटीग्रेट, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे, देखो सुनना, हमें एक्चुअली एक ऐसा फंक्शन निकालना है, पोटेंशियल क्या है, एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर ई आ जाए। यही तो किया था जब हमने ऊपर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो यही तो किया था कि पोटेंशियल को पार्शियली हमने डिफरेंशिएट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पोटेंशियल जाना है तो हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है कि जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर ई की ये वाली इक्वेशन मिल जाए। तो अगर हम ऐसा फंक्शन है उपलब्ध, अवेलेबल है, तो ये फील्ड कंजर्वेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे v बराबर लिखूं माइनस एक्स वाई, हाँ तो इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी है मैंने कंजर्वेटिव फील्ड की दी है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा, इस तरीके से। लेकिन अब बात ये है कि चलो यहाँ तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन बड़ी हो जाए तो फिर हम कैसे सोचें, क्योंकि जरूर नहीं हम सोच पाए डायरेक्टली, तो उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। तो तरीका क्या है हम गौर से देखेंगे फिर समझेंगे। तरीका ये है, देखो यहाँ पे आपको दो फंक्शन मिले, एक तो ये वाई डी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और एक मिला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, फर्स्ट सेकेंड। आपको इन दोनों का करना है पार्शियल इंटीग्रेशन, जैसे फर्स्ट वाले का पहले इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, तो वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये बन जाएगा वाई एक्स। अब दूसरे वाले को देखो एक्स डी वाई, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट, डी वाई तो कितना आ गया ये एक्स वाई। आप देखोगे कि जो फर्स्ट को हमने पार्शियल डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया, सेकंड को हमने पार्शियल इंटीग्रेट किया, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये वही फंक्शन है एक्स वाई, यहाँ पे वो फंक्शन हो गया जिसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ई मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर कितना आ गया माइनस एक्स वाई। अच्छा यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी के ये दोनों बराबर नहीं आए तो उस केस में वो 100% नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा, नहीं, उस केस में भी वो कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन जनरली 95%, 95, 99% आपका इससे आंसर आ जाएगा। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल निकालना रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एग्जांपल होगा, आई में वाई के साथ चेंज कर रहा है, जे में एक्स के साथ चेंज, उस केस में आप ऐसे फर्स्ट सेकंड जो भी जितने भी बने यहाँ पे उनको करो, पार्शियली इंटीग्रेट करो, वो सेम आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो एक और करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2x² y I कैप प्लस x³ j कैप, देन फाइंड पोटेंशियल की इक्वेशन। यहाँ 2 की जगह 3 है, ये फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप, इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, वही तरीका करो। देखो अब डायरेक्टली हम सोच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा फंक्शन जिसका पार्शियली, जैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर ये मिल जाए, तो हम क्या करें, थोड़ा सा वही तरीका ले लेते हैं पार्शियली इंटीग्रेशन का। कैसे, ये बन जाएगा, वही मैं डी एक्स वैक्टर लिखूंगा, आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो बन जाएगा 3x² y डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x³ dy। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन देखो, तो फर्स्ट फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो मैं y बाहर निकालता हूँ एज ए कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा
3x² dx, तो ये बन गया x³/3, 3 से 3 गया तो यहाँ पे आया x³ और जब दूसरे को किया मैंने तो ये कितना आया x³ सेम आ गए। मतलब वो फंक्शन क्या होगा, v आ जाएगा -x³। आप करके देख लो, तो आंसर आ गया आपका x³। आप जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये आ जाएगा, करके देख लो। पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है E, जिसका मैग्नीट्यूड E है। कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे ये है पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो 0, B। एक है जैसे आपका x एक्सिस पे पॉइंट C, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो A, 0 और एक पॉइंट आप इधर मान लो, इधर -A, 0 पॉइंट A। तो ABC 3 पॉइंट है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, किस किसके बीच में बता दो पहले, तो VA - VC। एक ये बता दो VC - VV। तो कैसे करोगे बताओ, इस सवाल को करना में VA - VV निकालना है। तो बहुत सारे तरीके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो हम इसको चाहे जो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर लो, देखो A से B पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, पहले आप ऐसे ऊपर गए, फिर आप इधर गए, ठीक है। जब आप ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, 0, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो तो थीटा 90 डिग्री, तो कोई चेंज आया नहीं। तो जो चेंज आएगा वो केवल इस वजह से आएगा, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो चलते हो ना, केवल वही लेंथ से मतलब है। देखो मैं आपको मैथमेटिकली इसे समझाता हूँ। जैसे आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तब के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dr बन जाएगा r वेक्टर। कब, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिखोगे, माइनस मॉड ऑफ E, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ r cos थीटा। तो अगर मैं r cos थीटा लिखूं तो r cos थीटा का मतलब क्या है, तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ A से B, कोई सा भी पॉइंट। तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा, R वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो r cos थीटा का क्या मतलब हो जाएगा, r cos थीटा का मतलब हो जाएगा r का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये हो जाएगा। मतलब -E, और ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में A से B तक की दूरी, या फिर मैं बोल सकता हूँ A से B तक की जो दूरी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट है AB का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो केवल वही दूरी मैटर करती है जो A से B, सॉरी A से B तो वैसे ये दूरी है ना, r डिस्टेंस है A से B के बीच में, लेकिन हमें केवल उस दूरी से मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई है, चली हुई है, चली गई है। जितना पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला है, केवल वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब फटाफट फटाफट कर देते सवाल, इसको साइड में रख देते कॉन्सेप्ट को। चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो पहला है हमारा VA - VB। चलिए, तो डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड ऐसे करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। तो आपको पहले ए का पोटेंशियल लिखना है, फिर घटाना है बी का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, तो ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, और ए में से बी घटाना है तो ऑब्वियस है प्लस आ जाएगा। ये तो ऐसे आ गया। फिर कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, तो प्लस आ गया, तो प्लस माइनस का निर्धारण तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जब कंपोनेंट करेंगे तो वो थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90 आके ऑटोमेटिक इस माइनस को अपने साथ एडजस्ट कर लेगा। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव में आ जाएगा। भाई यहाँ पे अगर थीटा सोचो ऐसे होता, 90 से बड़ा, ए से बी ऐसे जाते, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक थीटा 90 से बड़ा आ जाता, तो ये जो कंपोनेंट आता वो नेगेटिव में आ जाता, और नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता। तो उसकी टेंशन नहीं है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनली वो ये वाला करेंगे। हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देख लेंगे लॉजिक से, और फिर कर देंगे कंपोनेंट ये वाला। ये हम यूज करेंगे डेल्टा वी के लिए। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव तो दिमाग से लगा दिया। अब E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी। तो अगर इलेक्ट्रिक जैसे ये ए से बी ये है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी दूरी चली गई है, ये इतनी दूरी चली गई है ए। तो ये आंसर आ गया, वी ए माइनस वी का आंसर आ गया ई इंटू ए। दूसरा है वी सी माइनस वी वी। तो सबसे प्लस माइनस देख लो, तो बी सी यहाँ है, बी बी यहाँ है, तो बी सी ऑब्वियस है छोटा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर आ रहा है। तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दूरी कितनी हो गई इसकी, ए हो गई। तो ये माइनस ए आ जाएगा इस तरीके से। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके सामने 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए की दूरी है r1, बी की दूरी है r2। अच्छा, ये जो r1 r2 है जरूरी नहीं एक ही लाइन में हो, अगर ये ऊपर नीचे भी होते तब भी सेम आंसर आएंगे। देखिए इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं, जैसे ए वहां है बी यहाँ है, तो हमें तो केवल किससे मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं इनफाइनाइट वायर का ऐसे होता है परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन में चली गई दूरी तो यही वाली आएगी। ठीक है, करो अब वी बी माइनस वी निकालना है आपको। तो यहाँ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सीधा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करो, देखो जैसे कि मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डेल्टा बी का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको बी बी माइनस वी पूछा है तो बी बी माइनस वी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी फाइनल हो जाएगा और ए इनिशियल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इनफाइनाइट टू वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा अपॉन r इंटू डी आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल कौन सा होता है, जो ये वाला इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है हमें, और लिमिट लगती है इनिशियल से फाइनल। तो ए की दूरी कितनी है r1 और बी की दूरी कितनी है r2। इस तरीके से हो गया, ये आ जाएगा वी माइनस वी है। सॉल्व करो इसे, माइनस ये लग गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन r डी आर। 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन था एल एन आर फ्रॉम r1 टू r2। ये हो गया 2k लैम्डा एल एन r2 अपॉन r1। चाहो तो माइनस अंदर ले जाओ, या फिर यही आंसर हो गया वी वी माइनस वी। वो तो जैसा वो ऑप्शन में दे रखा है वैसा आपको चूज करना पड़ेगा इस तरीके से। तो समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ जिनके विभव समान होते हैं। विद्युत ध्रुव रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, क्योंकि लंबवत जाने पर विद्युत विभव में परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाने पर विभव में परिवर्तन नहीं होता है, तभी तो समविभव पृष्ठ हो गया वो। चालक सतह सभी समविभव पृष्ठ होते हैं क्योंकि वो मेटल होते हैं ना, तो उनके हर पॉइंट पर विभव समान होता है। मेटल के दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, और लाइन चार्ज का समविभव पृष्ठ
बेलनाकार सतह होगी, पॉइंट चार्ज के लिए गोलाकार होगी, और इस तरह से अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ इस तरीके से ये प्लेट्स होंगी। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है। समविभव पृष्ठ दिए गए हैं, उनका विभव भी दिया गया है, उनके बीच की दूरी और सभी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, बताइए। तो इस क्वेश्चन में देख के सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड समविभव पृष्ठों के हमेशा लंबवत होता है, और लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर कम होता है। क्या विभव कम होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से। ये लंबवत भी हो गया, और इस दिशा में जाने पर देखो ये कम होता है, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 10, इसलिए दिशा ये हो गई इसकी, और विद्युत क्षेत्र समविभव के लंबवत होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने दिशा निकाल ली, इस तरीके से होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अच्छा, अब यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ है वो कैसी प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऐसे सतह हैं ये। इसका मतलब जो ई है वो क्या है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी। अभी बताया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस तरह की समविभव पृष्ठ हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ई कांस्टेंट है तो बहुत मजे ही आ गया अपन को। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूरी। ये डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें जो डिस्टेंस पता है वो डिस्टेंस तो ये वाली पता है, हमें डिस्टेंस चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में दूरी चाहिए हमें, ऐसे। तो 30 डिग्री में यहाँ लिख देता हूँ। हमें जो दूरियां चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, डी वहां पे वही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कौन सी हो गई, लंबवत दिशा इसके, मान लो लंबवत ये है ना। इस तरीके से लंबवत दिशा, ये दूरी हो गई डी, क्योंकि ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि हमने ये क्या ले ली, ये प्लेट के लंबवत ले ली। अब ये दूरी कितनी होगी, तो हम देखते हैं ये वाला 90 डिग्री है और ये वाली डिस्टेंस 10 है, तो एक तरीके से हाइपोटेनियस हो गया, तो डी कितना हो गया, और हाँ ये एंगल हो गया 30, तो बेसिकली ये वाला हो गया 60, तो डी हो गया 10 cos 60। अब तो डेल्टा भी कितना हो गया, अच्छा दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, 20 माइनस 10, 10, तो विभवांतर आ गया 10, ई हमें निकालना है, और दूरी आ गई 10 cos 60, तो 10 सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लूँ, 10 × 10⁻² इंटू cos 60 हो गया 1/2, तो यहाँ 10 से 10 गया और ये बन गया 200 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, और दिशा ये आ गई। आप चाहो तो इसके कंपोनेंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला तो वो है ना 30, तो ये 60 हो गया। हाँ सर। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा ऐसा 200, और एंगल हो गया ये वाला 60। तो अगर आई कैप जे कैप में भी निकालना चाहो तो 200 cos 60 मतलब माइनस 200 आई कैप, प्लस ऊपर की साइड हो गया साइन से √3/2, तो 100 √3 जे कैप, ये ई वेक्टर आ गया। इस तरीके से सवाल हो गया, बढ़िया सवाल है, मतलब ये अच्छा सवाल है, कई जगह देखने को मिलता है और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इससे। विद्युत ध्रुव क्या, तो विद्युत ध्रुव क्या है, बेसिकली विपरीत प्रकृति के समान आवेश जब पास पास रखे होते हैं तो जो निकाय बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज ही लेते हैं, तो मान लो जैसे कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है -q, एक है +q, और दोनों के बीच की दूरी हम 2a ले लेते हैं। कई
ए भी ले सकते हो, 2a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2a ले लेते हैं हम दूरी। तो जो डायपोल बनेगा यहाँ पे, अच्छा डायपोल एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तो P बराबर बनता है Q इंटू 2a। ठीक है, चलो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं ये। ठीक, और इसकी दिशा हमेशा माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। और ये P क्या कहलाता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P क्या है इसका, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव तो क्या होते हैं, ये दो चार्ज आसपास रख दिए, ये द्विध्रुव हो जाता है, और ये जो इसका हमने P लिखा है ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये कितना होता है, Q इंटू 2a। Q यहाँ पे चार्ज है, 2a इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी है, इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो साफ साफ पता लगी गया कि ये एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब इसके कंपोनेंट कर देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो इसके हम कंपोनेंट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है, इसलिए बता रहा है ज्यादा इतना कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम कंपोनेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, इसके हमें कंपोनेंट करने हैं तो हम कर सकते हैं। इस दिशा में इसका कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा, इस दिशा में हो जाएगा sin थीटा। ठीक, ये सब बातें इसके बारे में। तो अब हम इसके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इक्विलेटरल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल निकालेंगे, जनरलाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और बस ये खत्म। ऐसे सवाल भी हैं। तो आपको यहाँ डायपोल मोमेंट बताना है, और डायपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू दोनों चार्ज के बीच में दूरी। लेकिन यहाँ पे मैं चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं चार्ज कुछ अलग लूंगा। जैसे मान लो ये मैंने एक्सिस बना दी है मान लो, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है -Q, और एक्सिस पर एक चार्ज है, पर वो चार्ज पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज कितना है, +Q, और इस रॉड की लेंथ है L। आपको इस पॉइंट चार्ज और रॉड चार्ज से मिलके जो डायपोल बन रहा है उसका डायपोल मोमेंट आपको बताना है। तो दोनों का चार्ज सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से x पे जाके हम एक dx चौड़ाई का, dx मोटाई का एक एलिमेंट लेते हैं। इस dx मोटाई की जो चार्ज होगी dq, वो होगा q अपॉन l इंटू dx। तो अब जो डायपोल बनेगा, अच्छा ये जो -Q चार्ज है ये भी बहुत सारे dq चार्जों से मिलके बना होगा, तो यहाँ पे भी हम चार्ज ले लेते हैं -dq। तो अभी जो डायपोल बनने वाला है वो इस -dq और dq चार्ज के बीच में बनने वाला है। तो अब जो डायपोल मोमेंट लिखोगे वो dp लिखोगे, भाई छोटे छोटे चार्जों का है छोटा सा डायपोल मोमेंट। कितना, q इंटू दोनों के बीच की दूरी, q कितना है यहाँ पे dq, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है x। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बन जाएगा डायपोल मोमेंट P। dq की जगह हो जाएगा q अपॉन l इंटू डी एक्स की जगह x, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा अपन ने जो x मानी है वो यहाँ से मानी है, ये दूरी मैं देना भूल गया, ये दूरी अपन ले लेते हैं, ये दूरी है a। तो आप जो आपका एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट आएगा a पे, और जो आखिरी एलिमेंट आएगा वो आएगा a प्लस l पे। तो इस तरीके से जो नेट डायपोल मोमेंट बन जाएगा इन दोनों का मिला के हो जाएगा q अपॉन l, x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 भी बाहर निकाल देता हूँ, और x स्क्वायर में लिमिट डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा a प्लस l का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरीके से बताओ, समझ में आया।
ये क्वेश्चन है। इस रिंग पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, तो डायपोल मोमेंट निकालना है। अब बोलोगे चार्ज तो बराबर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चार्ज बराबर है। थीटा यहाँ से लिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और थर्ड में और सेकंड में चार्ज नेगेटिव होगा, बराबर होगा। तो जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा, मिलके एक डायपोल बनेगा। उस डायपोल का डायपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है,